नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, परिवार की उत्पत्ति का प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो 1861 में सन हेनरी मेन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने ही कहा कि परिवार का जो प्रारंभिक रूप है वो न केवल प्रतिसत्तात्मक होता है वरन पितृस्थानीय व पितृवंशीय भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हेनरी मेन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चिन्हित करना है। तो देखिए, पहला क्या होता है? गोत्र क्या कहते हैं? गोत्र होते हैं हमारा काल्पनिक पूर्वजों के जो वंशज होते हैं वो गोत्र होते हैं। वंश जाने माने पूर्वजों के वंश क्रम होते हैं। और कुल होता है, तो कुल क्या होता है? एक बड़ा संयुक्त परिवार। नहीं, ये नहीं होता है। ये कुल क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो, जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करते हैं। तो और परिवार क्या होता है? द्विपक्षीय नातेदारी समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है हमारा, किस नियम के अनुसार परिवार की जो संपत्ति में परिवार के सदस्यों का जो जन्मजात अधिकार होता है वो होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये मिताक्षरा का नियम है, इसमें होता है। देखिए, मिताक्षरा का नियम क्या होता है? इससे हिंदू उत्तराधिकार संबंधी जो भारतीय कानून लागू करने की प्रमुख दो मान्यताएं थी, जिसमें पहला है दायभाग, जो बंगाल और असम में था। बंगाल और असम में जो ये दायभाग है ये बंगाल और असम में है, दो में है। अब ये जो दायभाग है ये जिम्ति वाहन कृत एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। जो ये दायभाग है ये हिंदू प्राचीन ग्रंथ है और एक प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा क्या है? ये मिताक्षरा है। ये क्या है? ये शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा क्या है? वो याग वाकल्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका की रचना है, जो कि इसकी जो रचना है वो 21वीं शताब्दी में हुई थी। मिताक्षरा के अनुसार अगर जो माने तो परिवार की जो संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो जन्मजात अधिकार होता है वो है। सन 2005 में बात करें तो कानून में हुए संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये मिताक्षरा का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की जो है व्यापक व्याख्या की थी? तो किसने की थी? वो इरावती कर्वे ने की थी। इस संबंध में इनकी सर्वाधिक कृति जो है वो भारत में नातेदारी संगठन यानी 1953 में रही है। इसमें इन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी नातेदारी जो है वो व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया था। जाति पर कर्वे के प्रमुख कार्यों में इनकी जो पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रेजेंटेशन यानी 1961 में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यानी LGBT से संबंधित है? तो वो 377। इसमें क्या है? इस सेक्शन में भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है लेस्बियन यानी गे, उभयलिंगी अथवा ट्रांसजेंडर, ठीक है। और जिसे 6 सितंबर 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 377 को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। कौन सा हो जाएगा हमारा? 377। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? तो आर्टिकल 29 हो जाएगा। ये अल्पसंख्यकों के वर्गों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 28 जो है ये क्या कहता है? राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? ये कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और 31 में यह है, ये संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको अब 44वें यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और 32 में है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद। नेक्स्ट है हमारा, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और इसका जो व्यवहार है किसी भी रूप में निषिद्ध है। किसमें कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि क्या बताती है? तो ये वृद्धि जो है ये बताती है कि ग्रामीण की जो गरीबी है उसका विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, बाल दुर्व्यवहार की जो सामाजिक नियंत्रण व्याख्या है ये किसने प्रस्तुत की थी? तो ये गेल्स द्वारा प्रस्तुत की गई है।
नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता यानी एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रसारण का रूप ले लेती है। तो प्रसारण का रूप ले लेती है तो इसको हम जो एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं यानी उसका प्रसार हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में महिला के कल्याण से विकास यानी उपागम में परिवर्तन कब होता है। तो इसका जो परिवर्तन हुआ ये छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें हुआ था। तो ये कब आई थी 1980 से 1985 के बीच में चली थी और इसका प्रारंभ जो है वो रोलिंग प्रोग्राम यानी 1978 से 80 तक चला था जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। योजना के अंतर्गत भारत में महिलाओं के कल्याण का विकास उपागम में परिवर्तन इसी योजना यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना का काम था, इसका ही उद्देश्य था। नेक्स्ट है परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं। तो जीजा और साली के मध्य भी पाए जाते हैं, देवर और भाभी के मध्य भी पाए जाते हैं, इनके मध्य भी माता और पुत्री के बीच में ये संबंध नहीं पाए जाते हैं। उपहास संबंध वो होते हैं जो हंसी मजाक वाले संबंध होते हैं उसको बोलते हैं परिहास यानी उपहास नहीं सॉरी परिहास। उपहास तो किसी का मजाक उड़ाना हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो कस्तूरबा गांधी जो योजना है ये सन 2004 में आई थी। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत भारत के जो पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली SC और ST की और OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की जो गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो सन 2004 में आई थी। नेक्स्ट है हमारा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की जो प्रकृति को आपराधिक हिंसा यानी घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है। तो ये राम आहूजा जी ने इनको जो है वो वर्गीकृत किया है। देखिए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की जो प्रकृति है उनको आपराधिक हिंसा घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में इन्होंने ही अब देखिए जो वर्गीकृत किया था, जो घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं हैं, पत्नी के साथ भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण करना, भ्रूण हत्याएं आदि जो चीज़ें हैं वो सम्मिलित की गई हैं। तो इसके आधार पर राम आहूजा जी ने जो है इनको विभाजन इसका किया था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पूर्ण निर्धनता को ये बताता है। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे देवदासी परंपरा का नाम देते हैं। देखिए देवदासी जो है ये हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ देशों में खासकर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वैश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला गया। देवदासी प्रथा के अंतर्गत ऊंची जाति की महिलाएं जो है मंदिर में खुद को समर्पित करके देवी देवताओं की सेवा करती थी और उस मंदिर में उपस्थित पंडितों यानी पुजारियों द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनका यूज किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा देवदासी पर। नेक्स्ट है हमारा मादक द्रव्य व्यसन का जो है प्रमुख लक्षण क्या है। तो देखिए मादक द्रव्यों के लगातार सेवन से कुछ विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं जिनको हम इस आधार पर पहचान सकते हैं। देखिए मादक द्रव्यों के सेवन की जो है वो प्रबल इच्छा होती है और मादक द्रव्यों का सेवन बंद करने पर विभिन्न प्रकार के कष्टदायी शारीरिक और मानसिक लक्षणों को लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हाथ पैर व शरीर में कंपन, अनियमित रक्तचाप, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और मादक द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में लेना और सामाजिक हो गया, व्यावसायिक व पारिवारिक जीवन का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो यानी ये सारे कारण इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के जो सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं। तो इसको सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आगवर्न ने किया था, 1922 में किया था। इनकी बहुप्रसिद्ध जो बुक है उसका नाम क्या है, सोशल चेंज है, सोशल चेंज, ठीक है। इसमें इन्होंने इनका यूज़ किया था। ऑसबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा की थी, एक भौतिक है एक अभौतिक है, और इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न एक पिछड़ेपन की स्थिति को ही ऑसबर्न ने सांस्कृतिक जो है विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन के नाम से इन्होंने इंगित किया था। तो क्या हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है
ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मापदंडों में विचलन को सीमित करता है? तो वो क्या हो जाएगा, ये सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं में होकर एकाधिक बार बारंबार से गुजरता है। तो वो किसको इंगित करता है, ये चक्रीय उद्विकास को प्रेरित करता है। देखिए, जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में हो तथा उसकी जो रचना और गुण में परिवर्तन हो तो हम उसे उद्विकास कहते हैं। चक्रीय उद्विकास सिद्धांत इस बात पर बल देते हैं कि समाज का कुछ जो ज्ञात अवस्थाएं होती हैं उससे होकर एकाधिक या बार बार होकर गुजरता है। पैरेटो के जो चक्रीय सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया में सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो बारंबारता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्व गतिशीलता में क्या शामिल है? तो ऊर्ध्व गतिशीलता क्या होती है, जब परिस्थिति या भूमिका में परिवर्तन क्या होता है, वो परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाते हैं, तो इसे शीर्ष गतिशीलता कहते हैं। किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न जो सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति जो स्तरों में बीच में होने वाले जो जैसे ऊर्ध्वगामी है और अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक होता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है किसी प्रतिष्ठा को पाने या खोने का संकेत देती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घट रही है या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी एक, यानी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। नेक्स्ट है निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन नव उद्विकासीय विचारक है? तो नव उद्विकासीय कौन हो जाएंगे, बी गार्ड चिल्ड। नेक्स्ट है भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा गया है? तो इसको सामाजिक बुराई के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। यानी मूल रूप में अगर राजनीति विज्ञान में दीक्षित अगर श्यामा चरण दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित जो कृषि करने वाली यानी कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्र जो थे शास्त्रीय जगत में प्रवेश किया था। तो भारतीय ग्रामों पर पड़ने वाले प्रभावों को गैर सरकारी स्तर पर मूल्यांकन कर यानी भारत के बदलते हुए गांव 1958 नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। इसमें नियोजित जो परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का है ये इन्होंने इसका विश्लेषण किया था। नेक्स्ट है हमारा तंबाकू के अत्यधिक सेवन से क्या होता है? तो तंबाकू के अत्यधिक सेवन से क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है। यानी उपयुक्त हमारे सही आंसर सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी ये एक प्रकार की थायराइड का प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा ये किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई पर बैठ गई है? तो ये लुई ड्यूमा का कहना था। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है वो 66वां स्थान है। 109 देशों में भारत का 66वां स्थान था। नेक्स्ट है जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है निम्न में से किसका परिणाम है? तो वो किसका हो जाएगा, ये देखिए जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है ये अशोषित मृत्यु दर का भी होता है तथा असंशोधित जन्म मृत्यु दर का भी परिणाम होता है। इसी आधार पर इनका आकलन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? तो ये एक अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ होता है जिसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण खून का थक्का नहीं जम पाता है और जो भी इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं तो उनके बॉडी में खून की कमी हो जाती है जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये अनुवांशिक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोपाइकनी कहलाती है। ये समान रेखा की जो घनत्व है, जो समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थान है उनको दर्शाने की एक रेखा होती है जिसको हम आइसोपाइकनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत विकास का लक्ष्य है जो 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? तो ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य यानी सतत विकास एजेंडा के अंग हैं। तो सतत विकास का लक्ष्य जो है वो 5 लैंगिक समानताओं को
ध्यान केंद्रित करने के लिए है। तो ये कितने लक्ष्य हो जाएंगे? 5 लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करने के लिए, यानी 5वां। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? लोग तो इनको रोगाणु वाहक कहते हैं। ये कीट क्या होते हैं? रोगों को एक मनुष्य या दूसरे समुदाय को दूसरे मनुष्य या समुदाय में प्रसारित करते हैं। तो इन रोगों का जो वाहक होता है वो रोगाणु यानी इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक होता है जो जीवाणु को मार डालता है और उससे विकास को रोकता है। ये जीवाणु जनित रोगों के जो विरुद्ध प्रभावी होता है, जबकि विषाणुओं के प्रति अप्रभावी होता है। एंटीबायोटिक के जो दुष्प्रभाव हैं ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नाक बहना, आँखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत आदि। तो ये एंटीबायोटिक के जो दुष्प्रभाव हैं ये चेचक हो गया, फाइलेरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया आदि इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा? एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया या डिप्थीरिया ये शामिल नहीं होते हैं, बाकी ये सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, गर्भाधान परीक्षण निम्न में से किस हार्मोन परीक्षण पर निर्भर करता है? तो ये हमारा HCG हार्मोन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये हार्मोन महिलाओं में उनके गर्भावस्था का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इसका पता जो है वो मूत्र की जांच यानी यूरिन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, उसके जो गर्भ में पल रहे शिशु को नियमित रूप से जांच की जाती है। यदि किसी जांच में स्त्री की जो धमनियां हैं और नसों में रक्त का प्रभाव कम होने के लक्षण या संकेत मिलते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, वो लेडीज को बाएं पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह दी जाती है। तो क्या हो जाएगा ये, यानी चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना इसका आंसर हो जाएगा, इसके कारण दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है? तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है, जब जो गर्भाशय का उल्टा होना एक संभावित घातक जटिलता है, तो इसके उलटने का मतलब होता है कि नाल जो है वो गर्भाशय की दीवार से अलग नहीं हो पाती है, तो बाहर निकलते ही गर्भाशय को अंदर की ओर खींच लेती है, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसके प्रभाव में क्या है, जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं, मृत शिशु भी पैदा हो सकता है और जटिल प्रसव भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे के जन्म में कितनी देर बाद प्लेसेंटा का आ जाना चाहिए? तो 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह एक तरफ पारदर्शी अंगूठी की तरह दिखाई देती है जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो महिला के गर्भाशय में स्थित एक वह स्थिति है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं, जिसके एक सिर से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा जो है वो बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसी स्थिति होती है जो जीवनदायी थैली के रूप में कार्य करती है, जो प्रत्येक प्रकार के जो शिशु की रक्षा करती है और इसे पोषण भी प्रदान करती है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये माता के गर्भनाल से जुड़ी हुई संरचना होती है, तो जो भ्रूण की श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया आदि क्रियाओं में सहायक होती है। तो यह नाली जो है वो माँ एवं बच्चे से जुड़ी रहती है। माता द्वारा भोजन जो है वो बच्चे तक पहुँचता है। प्लेसेंटल जो होता है ये झिल्ली भ्रूणीय रक्त और माता को रक्त से अलग कर देती है ना, माता के रक्त से अलग कर देती है और पारंपरिक जो ये पारगम्यता का माध्यम बनाती है। एक गोल और अंडाकार यानी लगभग 22 सेंटीमीटर व्यास की होती है। तो कुछ स्थिति में प्लेसेंटा में विकार आ जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से इसमें होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा की जो कंडीशन होती है ये होती है। इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें इसको पारदर्शी जो है इसकी अंगूठी की तरह वो दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा, BCG देने के बाद निशान बनता है, तो कब निशान बनता है? तो BCG का जो टीका होता है ये 24 घंटे के बाद दिया जाता है, तो ये निशान जो है वो 2 सप्ताह बाद में बनता है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है ये बच्चे का उपचार जो है क्षमता के कारण सूजन
की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये BCG जो है ये वैक्सीन सिर्फ त्वचा के नीचे दी जाती है, जो 2 से 4 सप्ताह बाद लगाए गए साइट पर एक जो पस्ट्यूल है होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मानव जाति की कितने जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं? तो कितने होते हैं? वो 23 जोड़े होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? वो 46 होती है। 22 जोड़े स्त्री व पुरुष दोनों समान होते हैं, जिन्हें जो है जन्मजात गुणसूत्र कहते हैं, परंतु 23वां जोड़ा एक क्रोमोसोम पुरुष व महिला से भिन्न होता है। 23वें जोड़ों में महिला में जो है क्रोमोसोम जो है महिला के वो XS होते हैं और पुरुषों में 23 जोड़ी XY होते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की जो युक्ति संगत रूप में सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता जो है किसका अंग होता है? तो वो किसका होता है? संज्ञानात्मक विकास का अंग है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है ये कौन सी है? तो ये भूमिका अभिनय हो जाएगी, यानी वयस्कों की दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त भूमिका जो है वो अभिनय है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है? वो श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिससे व्यक्ति उनका अनुसरण कर सके, उनको मान सके। नेक्स्ट है अगर जो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए किशोरावस्था के लक्षणों का तात्पर्य होता है कि परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। किशोरावस्था में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये एडोलसेंस की एज होती है, जिसका ये किशोरावस्था हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें क्या होता है? शरीर परिवर्तनों का तीव्र होना, भय होना, तनाव, इसीलिए इसको तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं, और उत्तेजना होना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो शारीरिक परिवर्तनों की तीव्रता होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो कि अत्यंत लचीली होती हैं। बालक होते हैं जैसे 13 और 14 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते इन हड्डियों की संख्या जो है वो 250 हो जाती है, और परिपक्वता तक पहुँचते पहुँचते इनकी जो संख्या है वो 206 हो जाएगी। तो नवजात शिशु की यहाँ पे पूछा है तो कितनी हो जाएगी? वो 270 हो जाएगी। नेक्स्ट है जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो जोन्स के अनुसार जो है ये तीनों अवस्थाओं को माना है, लेकिन प्रौढ़ावस्था को नहीं माना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु के भोजन में जोड़ा गया जो ठोस भोजन है ये क्या कहलाता है? तो ये विकोष्ठ कहलाता है, जो कि ठोस भोजन का रूप होता है। नेक्स्ट है अपने प्रथम जन्म दिवस पर बालक अपने वजन का कितना हो जाता है? तो अपने फर्स्ट जन्म दिवस पर वो उसका 3 गुना हो जाता है। और बालक के समस्त विकासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या होता है? कि शरीर में सभी आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास होना। जैसे शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी लंबाई हो गया, भार हो गया, शारीरिक अनुपात हो गया, अस्थियों का विकास हो गया, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति की जो उभरती और विस्तृत होती जो क्षमताएं हैं, जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? ये परिपक्वता को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? वो मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गाय के दूध की तुलना माँ के दूध से की जाती है। तो क्यों की जाती है? तो ये कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। तो गाय के दूध की तुलना में माँ के दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में किंतु प्रोटीन कम होती है। माँ के दूध में क्या होता है? गाय की अपेक्षा 3 गुना प्रोटीन कम होती है। साथ ही इस प्रोटीन से जो दही बनता है वह अत्यंत छोटे कणों वाला, नरम, मुलायम एवं सुपाच्य होता है। नेक्स्ट है आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम कौन सा है? ये TDP कार्यक्रम है। तो ये TDP कार्यक्रम जो है ये सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो कौन सा है? TDP। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लागू किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण क्या हो सकते हैं सिवाय के, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक नहीं है वो पूछा है। तो असुरक्षा की भावना, पोषक तत्वों की कमी, आत्मविश्वास की कमी। तो इसमें क्या हो सकता है? हीन भावना, ये इसके ना होकर के बाकी ये सारे कारण इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
शैशवावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? तो ये डर नहीं होता है। देखिए शैशवावस्था की जो एज है वो जन्म से 5 साल या 6 साल तक मानी जाती है। तो वह अवस्था संवेग प्रधान होती है और बालकों के भीतर क्या होते हैं, सभी प्रकार के संवेग जैसे प्रसन्नता हो गया, क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सारी इसमें पाए जाते हैं। फ्रायड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा है। तो ये अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बीसीजी का एक टीका जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? तो ये जो बीसीजी का है इसमें फुल फॉर्म पूछ लिया इन्होंने, तो ये बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन है। ठीक है, बीसीजी का फुल नेम। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। देखिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। 2 बार दांत निकलते हैं, एक स्थायी होते हैं जिनको दूध के दांत कहते हैं, एक अस्थायी होते हैं जो दूध के दांत होते हैं, एक स्थायी होते हैं जो अन्न के होते हैं। देखिए एक अस्थायी होते हैं जो दूध के होते हैं और एक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं जो कि अन्न के होते हैं। तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? जो अस्थायी होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और जो स्थायी होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? ये 32 होती है। और दांतों के प्रकार पूछें तो दांत कितने होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं, कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध द्वारा जो है संश्लेषित और स्रावित होता है। तो क्या स्रावित होता है? तो ये हमारा स्तन ग्रंथियाँ इससे जो है दुग्ध द्वारा स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और श्रावित होता है। तो ये स्तन ग्रंथियाँ हो जाएंगी। लैक्टेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दुग्ध स्तन ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित और श्रावित होता है। तो ये क्या होती है? ये एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, ये गर्भवती माता के स्तनों में परिवर्तन आता है और स्तनों का जो आकार है वो बढ़ जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। क्योंकि जन्म के बाद का जो 15 से 30 मिनट का समय है ये क्या कहलाता है? तो ये पार्च यूनिट कहलाता है। पार्च यूनिट कहलाता है। यह वह समय होता है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? यह पार्च यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है गर्भाशय की सबसे भीतरी तह जो है को कौन बनाता है? तो ये जो है जितने भी स्तनधारी प्राणियों में गर्भाशय की जो भीतरी श्लेष्मिका झिल्ली है सहित उपकला को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम यानी अंत गर्भाशय कला जो है कहते हैं। तो क्या होता है? एंडोमेट्रियम ये बनाता है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे भीतरी सतह को बनाता है। नेक्स्ट है गर्भपात हो गया। LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े रहते हैं। तो क्या जुड़े रहते हैं? तो वो निम्न फोलेट स्तर जो रहते हैं ये जुड़े रहते हैं साथ में। नेक्स्ट है स्वस्थ संतान को जन्म देने की प्रयुक्त जो एज है वो कितनी है? तो वो 25 से 30 वर्ष तक की जो एज है वो मानी गई है। ये क्या होता है कि इसमें इस आयु में प्रत्येक प्रजनन अंगों में कार्य करने की स्थिति जो है वो चरमोत्कर्ष पर होती है। तो 25 से 30 साल की जो एज है वो मेन मानी गई है। नेक्स्ट है हमारी अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन जो है वो मूंगफली में पाए जाते हैं। थोड़ी मात्रा में लंबे समय तक अल्फा टॉक्सिन का सेवन यकृत कैंसर का कारण भी बन सकता है। के समय सक्रिय एक एंजाइम वो कौन से होते हैं? ये एमाइलेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट यानी नियम में परिरक्षकों का जो वर्गीकरण है ये किस प्रकार का होता है? तो ये किसका होता है? ये खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जब सब्जियों को छोटा यानी करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो ये जो विधि होती है इसको हम डाइस करना कहते हैं। डाइस करने में क्या होता है? छोटे छोटे वर्गाकार टुकड़ों में काटने को इसकी जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं। और हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली जो विधि है वो क्या होती है? तो ये विधि को हम कैनिंग कहते हैं। तो हीटिंग प्रोसेस के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने की जो विधि है वो कैनिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस उम्र में जो है वो BMR
की दर जो है वो कम हो जाती है। तो बीएमआर की जो दर है वो हमारी किसमें, वृद्धावस्था में बीएमआर की जो है दर वो कम हो जाती है। क्या होते हैं बीएमआर, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हार्ट हो गया, फेफड़े हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, गुर्दा हो गया, कलेजी और जो आंत होती है, मांसपेशियां होती है, स्किन होती है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों में प्रयोग की जाती है। तो जो बीएमआर होता है एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय का 70% होता है और बचे हुए का 30% होता है और बाकी का ये 20% होता है। तो रोजमर्रा की जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनमें 10% की जो गर्मी उत्पन्न होती है या भोजन के पाचन में व्यय होती है। तो वस्तुतः अगर हम बीएमआर की बात करें तो ये वृद्धि के साथ साथ क्या करता है, ये तीव्रता में भी बदल जाता है। तो एक नवजात शिशु तथा बच्चों में जो बीएमआर की दर है वो उच्चतम होती है और वृद्धावस्था में क्या होती है, ये निम्नतम होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये वृद्धावस्था में। कम पूछेगा वृद्धावस्था में और ज़्यादा पूछेगा तो ये हमारी नवजात शिशुओं में हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ICMR 2010 के अनुसार जो है वो 10 से 12 वर्ष की जो लड़की है उनके लिए ऊर्जा के लिए अनुशासित आहार मात्रा कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन इसकी मात्रा हो जाएगी। मानसिक रूप से अक्षम बालक की जो बुद्धि लब्धि है इसका स्तर कितना होता है, तो इसका जो स्तर है वो 75 से 100 होता है। तो मानसिक आयु के प्रत्यय के द्वारा हम बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त होने वाले अंकों को अर्थपूर्ण बना देते हैं। बाकी बुद्धि लब्धि क्या है, बालक के मानसिक विकास की गति को प्रदर्शित करती है, यानी 100 की बुद्धि लब्धि औसत मानसिक आयु को मानसिक विकास को दर्शाती है और जो 75 है अगर इसकी तो ये उसकी अगर 75 है तो इसका तात्पर्य कि उसकी मानसिक आयु जो है वो गति जो है वो सामान्य से भी कम है। तो कम को दर्शाएगी तो कितनी हो जाएगी 75 से 100 के बीच में। नेक्स्ट है हमारा शक्ति से आप क्या किसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो एम्पावरमेंट से हम संपत्ति को भी, प्रवृत्ति को भी, ज्ञान को भी, इन सभी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोलने से पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। तो बोलने से पूर्व बालक जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित किया जाता है। तो किससे किया जाता है, तो ये निसंक्रमीकरण के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने का एक ऐसा तरीका है ये जिसमें उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है और संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक और अन्य जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, मतलब उनको रोक दिया जाता है और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की दर को भी धीमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है म्यूकर हो गया, एस्परजीलस हो गया और इर्गॉट हो गया, जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। तो कौन कौन से इसके दूषक हैं, ये डबल रोटी और अनाज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जो गतिशीलता है, जो गतिशील संतुलन है, इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है कि हमारा प्रोटीन ऊर्जा का ये अनुपात को बताता है। ये प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात का होना होता है, यानी गतिशील संतुलन क्या है, प्रोटीन और ऊर्जा का एक अनुपात है। नेक्स्ट है हमारा 0 से 6 महीने के जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए कितना 0.6 महीने के जो बच्चे हैं इनको लगभग 0.5 ग्राम प्रति किलो तक प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से किसी खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है, तो किसमें की गई है, ये 11वें खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा अगर हम माने तो अनाज और एक तो अनाज और ज्वार बाजरा हो गया, दूसरा दाल और फलियां हो गया, तीसरा गिरियाँ और तिलहन हो गया, चौथा सब्जियां हैं, फल हैं और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, छठे पे अंडे हैं, सातवें पे मांस और मछली हैं और वसा और तेल है, शक्कर, अन्य स्टार्च युक्त जो आहार हैं वो हैं और लास्ट में इन्होंने किसको, मिर्च और मसाले को रखा है। नेक्स्ट है भारत में जो है पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक पाई जाने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी, ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण इसके कारण बच्चों में क्या होता है, महिलाओं में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तो कुपोषण से जो पीड़ित व्यक्तियों को प्रोटीन और ऊर्जा
से युक्त जो है वो संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। बाकी अगर हम बात करें शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल क्या होता है, तो वो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। तो मौलिक और शुद्ध रूप से जल क्या होता है, वो स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन द्रव होता है। जल विभिन्न पदार्थों को घोलने की एक क्षमता रखता है। इसमें क्या होता है, अर्थात ये एक सार्वत्रिक एक विलायक होता है। ठीक है, ये इस गुण के कारण ही जल शुद्ध अवस्था में उपलब्ध होना पर्याप्त जो है प्रायः कठिन होता है। तो इसकी ये क्वालिटीज़ होती हैं, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। ठीक है, नेक्स्ट है 16 से 17 वर्ष की लड़की के लिए जिंक का यानी RDA डेली कितना होना चाहिए, तो वो 12 mg पर डे होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्च इनमें से क्या है, तो स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। यह मनुष्य का शाकाहारी जंतुओं के लिए भी मुख्य पोषक पदार्थ होता है। हम लोगों के लिए क्या है, अनाज है, फल है, कंद है, फलियां हैं और स्टार्च के प्रमुख स्रोत ये माने जाते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड होंगे। नेक्स्ट है वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो वो कौन सा पदार्थ बनता है, तो ये एक्रोलिन नामक पदार्थ बनता है, जिसमें क्या होता है, जिसे एक्रोलिन या प्रोपेनल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक्रोलिन है, इसको प्रोपेनिल 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजन में क्या करता है, वसा को अधिक देर तक पकाने यानी पेट्रोलियम ईंधन के दहन और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के उत्पन्न से भी होता है। तो एक्रोलिन को कैंसर कारक भी माना जाता है, तो बहुत ही हानिकारक है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इस भोजन पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो रेटिनॉल की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो ये सौर लीवर तेल में मानी जाती है। तो ये रेटिनॉल की अधिक मात्रा तीव्र इसमें मानी जाती है यानी मछली के तेल में, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल का सूत्र है, मतलब मेन माना जाता है। और ये क्या होता है, ये आँखों के लिए जो है स्वास्थ्यकारी होता है, जिसमें अंधेरे या हल्की रोशनी में देखने की क्षमता रेटिनॉल से ही मिलती है। नेक्स्ट है हमारा वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वे परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें हम मैट्रिऑर्कल परिवार के नाम से जानते हैं। जहाँ पति अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए जाता है, वह प्रणाली मात्र स्थानीय व मैट्रिऑर्कल परिवार की श्रेणी में आता है। तो मैट्रिऑर्कल परिवार हो जाएंगे। नेक्स्ट है बालकों की घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली जो प्रारंभिक जीवन चक्र है वह अवस्था कौन सी कहलाती है, तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये पुनर्वस्था काल की अवस्था कहलाती है। जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तो वो विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और वे अपनी गृहस्थी बसा सकते हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ये पुनर्व्यवस्था काल हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज निषेध कानून। इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो ये किस वर्ष आया था, ये 1961 में आया था। तो भारत में एक कानून है जो दहेज प्रथा को गैर कानूनी बनाता है और ये जो दहेज निषेध अधिनियम है 1961 में आया था, जिसमें विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा दहेज लेने या देने की प्रथा पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है ये किसने माना कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्था जो है व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये कथन जो है वो डगलस नॉर्थ का है। नेक्स्ट है वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, तो ये कौन सी अवस्थाएं कहलाती हैं, ये खुली प्रणाली की व्यवस्थाएं कहलाती हैं, जिसमें क्या होता है कि वह परिवार जो पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंध रखती हैं, तो ये ओपन प्रणाली को दर्शाती हैं। समाज की जो बुनियादी इकाई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये परिवार हो जाएंगी। परिवार जो है वो इसकी बुनियादी इकाई होता है। अब देखिए समाज में बुनियादी इकाई की बात करें तो वो फैमिली ही है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो विवाह हो गया, रक्त हो गया अथवा गोद लिए हुए जो संतानें होती हैं उनके से बनती हैं। बाकी एक वे ग्रह का निर्माण करती हैं, जैसे एक घर का निर्माण करती हैं, जैसे उसमें पति पत्नी हो गया, माता पिता हो गया, पुत्र पुत्री हो गया, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया और विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपनी संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह करती हैं और जो संस्कृति का सृजन करते हैं, यानी परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार के जो ये प्राकृतिक नियमों पर आधारित होते हैं और प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित और पोषित होते हैं। तो यह जो देश के विधान द्वारा स्वीकृत हैं।
ब्लास्टिक एनीमिया जो है किस विटामिन से होता है, तो वो B9 की कमी से होता है। B2 की कमी से क्या होता है, वो त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना होता है। C की कमी से स्कर्वी होता है। A की कमी से रतौंधी होता है और 2 की कमी से तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है, तो ये विली एवं एंड्र हो जाएंगे, इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, परामर्श की जो विधि है ये है क्या दर्शाती है, क्या है ये, तो परामर्श की जो विधि है ये मौन धारणा को भी दर्शाती है, पुनरावृत्ति को भी दर्शाती है और ये स्वीकृत को भी दर्शाती है, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसके कुल कितने, वो 194 देश हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश हैं, इनमें 150 देशों में WHO के कार्यालय भी स्थित हैं। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है, तो इनके जो राष्ट्रीय समितियों की संख्या है वो 38 है। इनमें प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों के रूप में स्थापित है। जो राष्ट्रीय समितियां यानी सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक जो है इसमें संपत्ति शामिल नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, तो कौन सा हो जाएगा, संपत्ति नहीं हो जाएगा। तो ये थे आपके 100+ क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। एक्सप्लेन भी मैंने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।